गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी हिंदी रीडर की बुक्स ओपन करिए। उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक। सबसे पहले इसकी आप लोग विषय सूची ओपन करिए ताकि आप लोग अपना सिलेबस मार्क कर लीजिए। मैं आप लोग को सिलेबस आप लोग की फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, पार्ट 5 में हाफ ईयरली का। देखिए आप लोग का सिलेबस कहाँ से आ रहा है, चैप्टर नंबर 7 to 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 मैंने आप लोग को पार्ट 5 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 8 मैंने आप लोग को रीडिंग के लिए बोला है, पोएम है ये आप लोग की। चैप्टर नंबर 9 पार्ट 6 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 10 हम लोग ने पार्ट 7 में पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पार्ट 8 में पढ़ेंगे और अपना हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 8 डाल दीजिए सभी बच्चे। क्या है चैप्टर का नाम? दो विकलांग विभूतियाँ। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग को क्या दिया गया है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई दोष होता है, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने काम अच्छे से करने चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को जगाते रहना चाहिए। ये है आप लोग का दो विकलांग विभूतियाँ। यहाँ पर डाल लीजिए पार्ट 8। आप लोग को याद रहेगा हम लोगों ने पार्ट 8 में देखा था। देखिए, दिघाड़ता वैदिक त्रचा से रचनाकर थे। इनका जन्म आज से लगभग 6700 वर्ष पूर्व हुआ था, माना जाता है। इनकी माँ ममता जन्म से ही दृष्टिहीन बालक को गोद में लेकर भारी हृदय में कह उठी, तमस से भारी जीवन तू कैसे बिताएगा मेरे लाल। देखिए, दीर्घात्मा जो थे उनका जन्म, वो जो एक रचनाकर थे, उनका जन्म लगभग 6700 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, उनकी माँ जो थी वो पहले से ही, उनके जन्म से ही दृष्टिहीन थी। ठीक है, और वो ये कहती थी अपने बालक से कि तू कैसे बिताएगा ये जीवन, तमस से भरा ये जीवन तू कैसे बिताएगा मेरे लाल। कैसे बिताएगा अंधेरे से भरा जीवन के लंबे लंबे वर्ष। उन्होंने इस बालक का नाम दीर्घात्मा रखा। दीर्घात्मा गौरवर्ण भाव्य से सुंदर शरीर वाले थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी आकर्षक किंतु ज्योतिहीन थी। देखिए, वो जो थे, उनकी माँ ने उनका नाम रखा दीर्घात्मा, और वो जो है जब पैदा हुए तभी से वो बहुत सुंदर थे। उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। दीर्घात्मा में वेदता कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें घंटों समाधि लगाने का अभ्यास था। उनकी चिंता शक्ति इससे असाधारण रूप में बढ़ गई थी। वे अपने कार्य स्वयं कर लेते थे। वो जो है क्या करते थे, उनके अंदर विद्वता जो थी वो बहुत कूट कूट कर भरी थी, और वो अपना काम जो है सारे वो खुद ही कर लिया करते थे। उन दिनों ऋषि पद प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षा का आयोजन होता था। कोहिमान ऋषि वेदवानों की सभा का अध्यक्षता करता। ऋषि पद के प्रार्थी इसमें स्वरज मंत्र के पाठ करते थे। इस सभा में उन पर चर्चा होती थी। ये प्रक्रिया ज्ञान सत्र कहलाती थी। कम उम्र के दीर्घात्मा ने अत्यंत आत्मविश्वास से स्वच्छ मंत्रों का पाठ किया। उन्होंने जो है बहुत कम उम्र में ही अपने जो है स्वच्छ मंत्रों का पाठ किया था। उनका मंत्र क्या था, ये आप लोग का मंत्र लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपस्थित विद्वानों ने उनके पाठ की भूरी भूरी प्रशंसा की। उनके अनेक ने इस गायत्री मंत्र के पश्चात श्रेष्ठ रचना बताई। उनकी त्रचा की एक पंक्ति है, एक स्वद्विप्रा बहुत वंदी, अर्थात सत्य तो एक है। उनकी एक जो है क्या है, एक पंक्ति क्या है, ये आप लोग को दी गई है पंक्ति, एक स्वद्विप्रा बहुत वेदांता, अर्थात सत्य तो एक ही है। विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं। ये पंक्ति आज तक लोकप्रिय है। नेत्रहीन कवि की इस रचना से प्रभावित ज्ञान सत्र में उपस्थित विद्वानों ने इनकी त्रशी पद दे दिया। ठीक है, माँ का नाम ममता होने के कारण ये ममता भी कहे जाते थे। ममता की तरह ही अंग्रेज कवि मिल्टन को भी अपने नेत्रहीनता का दुख था। ममता ने नेत्रहीनता के कारण हुए मानसिक कष्टों को जगह जगह अपने सूक्तों में व्यक्त किया, और मिल्टन ने अपनी कविता ऑन हिज वायलेंस में वैदिक काव्य रचना के 3000 वर्ष में उस कवि को अति महत्वपूर्ण और महाकवि मान लिया था, जिसकी
100 ऋचाओं और श्रेष्ठा का प्रमाण मिल जाए। ऐसे कवि को शत 100 ऋचा लिखने वाला अर्थात शारदीय कहा जाता था। सिद्धार्थ दूसरे क्षरतीश थे। वे वेदों के कवि कुलगुरु भी कहे जाते थे। वो जो है देखिए, उनकी आंखें जो थी वो नेत्रहीन थे, मतलब उनकी आंखें जो थी वो खराब थी, वो देख नहीं सकते थे। ठीक है। जो इन्हें इस बात का बहुत दुख था और उन्हें जो है वेदों के कवि कुलगुरु भी कहा जाया करता था। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 809 में पेरिस से कुछ दूर स्थित कुफ्रे नामक गांव में हुआ था। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी को 809 में हुआ था। पेरिस के कुछ दूर एक गांव था, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता रैन सिमन ब्रेल बहुत गरीब थे। उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें वह घोड़े की लगाम, जीन आदि बनाते थे। उनके पिता जो थे वो गरीब थे, बहुत गरीब थे, और उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें वो जो है घोड़े की लगाम बना करती थी। एक दिन 3 वर्षीय लुई खेलते हुए वहाँ आ गया। लुई जो है 3 साल का था, तो एक बार वो खेलते हुए वहाँ पहुँचा। पिता किसी से बात कर रहे थे। उसने चमड़ा काटने का औजार उठाया पर उसे संभाल ना पाया और वह आँख में लग गया। और उनके पिता जो थे वो किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने चमड़ा काटने का औजार उठाया और उनसे वो संभला नहीं तो उनकी आँख में लग गया। खून की धार बह निकली। समुचित इलाज का प्रबंध ना होने से उस आँख की रोशनी के साथ दूसरी आँख की रोशनी भी चली गई और वह नेत्रहीन हो गए। देखिए, उनका इलाज नहीं हो पाया तो उनकी उस आँख की रोशनी की जगह उसके साथ साथ उनकी दूसरी आँख की रोशनी भी चली गई और वो भी नेत्रहीन हो गए। समय के साथ साथ धीरे धीरे लुई ने समाज से करना सीखा। वे अपने दैनिक कार्य स्वयं करते, छड़ी के सहारे गांव भर में घूमते। वो अपने काम सारे खुद करते थे और छड़ी के द्वारा ही जो है पूरे गांव में घूम लेते थे। कुफ्रे के एक पादरी जेनविक्स पेलोई ने लुई का परिचय प्रकृति से करवाया। पक्षियों, फूलों की ध्वनि और स्पर्श से पहचान करवाई, कहानियाँ सुनाई, संगीत सिखाया और उस समय बच्चों के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। कुग्रास, बुद्धित और संवेदनशील हृदय वाली लुई ने प्रथम आकर सबका मन में विश्व स्थान बना लिया। उनके देखिए, उनके जो पिताजी थे, उनके एक पादरे जेनिकवस पेलोई ने लुई का परिचय क्या कराया? उन्हें चिड़ियाओं का, फूलों का, इन सब की पहचान कराई, गाना सिखाया, कहानियाँ सुनाई और उनका एक स्कूल में दाखिला करा दिया। वहाँ पर वो प्रथम आए और उन्होंने सबका विश्व स्थान बना लिया। लुई अब 10 वर्ष के हो चले थे। उनके पिता ने उसे पेरिस की एक अंध विद्यालय में प्रवेश दिलाया, जहाँ उसने 9 वर्ष तक अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया। लुई जब 10 साल के हो गए तो उनके पापा ने उन्हें एक अंध विद्यालय में दाखिला दिलाया और वहाँ पर उन्होंने 9 वर्ष तक अपने अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया था। शिक्षा पूरी होने पर लुई वहीं अध्यापक बन गए। जब उनकी वहाँ पर शिक्षा मतलब पढ़ाई पूरी हो गई तो वहाँ पर ही वो टीचर बन गए। उन दिनों मोटे कागज़ पर अक्षरों को बड़े और उभार कर लिख दिया जाता था। उन्होंने नेत्रहीन बालक उंगलियों से स्पर्श से पहचानते थे। इस प्रकार पढ़ना अत्यंत कठिन था। देखिए, पहले क्या होता था कि जो है जिनकी आंखें ख़राब होती थी वो बच्चे जो पढ़ते थे उनके साथ क्या किया जाता था, पेपर पे उनके जो लिखा जाता वो थोड़ा उभार कर लिखा जाता, तो उसे वो पहचान कर बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन वो बहुत कठिन था। अपने स्कूल के दिनों से ही लुई ने बारबियर द्वारा बनाई गई बाहर बिंदुओं को लिपि आधार मानकर उसे विकसित करना शुरू कर दिया था। वह रात भर जागकर अक्षर बनाते, मित्रों को और नेत्रहीन विद्यार्थियों से पढ़वाते, सुधार करते और फिर काम में जुट जाते। वो जो है रात भर क्या करते थे, रात भर उसको बनाते थे लिपि को और उसमें फिर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, नेत्रहीन को। अगर उसमें कोई गलती होती थी, कुछ होता था तो वो सुधार करते थे। इस प्रकार से अनेक प्रयोगों में पश्चात अंत लुई ने 1837 में इस लिपि को संसार का सम्मुख रखा। देखिए, लुई ने जो है 1837 में इस लिपि को जो है संसार का सम्मुख रखा था। धीरे धीरे इस लिपि की मान्यता प्राप्त हुई और इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। देखिए, धीरे धीरे इस लिपि की जो है मान्यता प्राप्त हुई, तो उसको किस नाम से जाना गया? ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। लुई की पाठशाला में तो इस लिपि से पढ़ाई बहुत पहले से ही होती थी, किंतु इससे सरकार मान्यता 1852 में मिली। देखिए, लुई की जो पाठशाला थी उसमें तो इसकी पढ़ाई जो है बहुत पहले से ही होती थी, लेकिन सरकार ने जो इसे मान्यता दी वो 1852 में दी थी।
उनके देहांत के बाद समय समय पर इस लिपि में परिवर्तन हुआ, किंतु नाम ब्रेल लिपि ही रहा। देखिए, उनके मरने के बाद इस लिपि में बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन उसका नाम क्या रहा? उसका नाम ब्रेल लिपि ही रहा। 1950 में पेरिस में और 1952 में बैरूत में इस लिपि में एक रूपता लाने के लिए सम्मेलन हुआ और अनेक आधार पर भारतीय ब्रेल का विकास किया गया। पहले जिनकी एक प्लेट में ब्रेल लिपि के डार्ट बनाए जाते थे और उसे मोटे कागज़ पर उभारा जाता था, किंतु आज कोई भी साहित्य कंप्यूटर के माध्यम से चुटकियों में कागज़ पर अपनी उभरी लिपि को उतारा जा सकता है। देखिए, 1950 में पेरिस में और 1952 में बैरूत में इस लिपि पर एक एकरूपता सम्मेलन हुआ। ठीक है, पहले तो ये जो है कागज़ पे उभार कर लिखा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी इसे कंप्यूटर के मदद से जो है हेल्प से इसे आसानी से लिख सकता है। नेत्रहीन के लिए लिखे जाने वाले साहित्य बैल साहित्य कहलाता है। ये साहित्य प्रत्येक दश अपने ब्रेल प्रेस में छापते हैं और ब्रेल पुस्तकालयों में रखता है। हम लुई को इस मसीहे के रूप में जानते हैं जो नेत्रहीन की दुनिया में ज्ञान का प्रकाश लाए। उनको देहांत 43 वर्ष में की आयु में 6 जनवरी 1852 में हुआ। देखिए, उनकी जो है ये सारी चीज़ें नेत्रहीन के लिए हम ब्रेल को किस लिए जानते हैं कि जो उन्होंने नेत्रहीन के लिए दुनिया में पढ़ाई के लिए उनकी ईजिली सी चीज़ लाए और जो नेत्रहीन की दुनिया में ज्ञान का प्रकाश लाए थे। और उनका देहांत जो है 43 वर्ष के थे, उनकी ईयर 43 ईयर्स थी, तब उनकी जो है देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी 6 जनवरी 1852 में हुई थी। तो ये आप लोग का देखिए चैप्टर है। ब्रेल ने जो है उनकी आंखें ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्य किया और जो नेत्रहीन लोग हैं उनके पढ़ने के लिए एक पेपर बनाया उभार करके, उसे लोग पहचान कर पढ़ते थे। आज के ज़माने में उसे कंप्यूटर से पेपर को इजीली बनाया जा सकता है और उसकी पूरी बुक्स बनती हैं और जो नेत्रहीन लोग हैं उनके पढ़ने के लिए एक साधन निकला है। ठीक है, तो ये आप लोग का चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग के वर्ड मीनिंग्स हैं, यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए लर्न। ठीक है, ये आप लोग को बुक में से याद करने हैं, या आप लोग की एक्सरसाइज है, ये बुक वर्क है, तो यहाँ पर डाल लीजिए आप लोग बुक वर्क। देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दिगार्थमा वैदिक त्रिचा के थे, किसने रचनाकार थे वो? मैंने आपको पहले ही बताया था, संगीतकार नहीं थे वो, रचनाकार थे। ठीक है, लुई ब्रेल द्वारा विकसित लिपि को सरकार मान्यता कब मिली थी? 1852 में मिली थी। तो यहाँ 1852 के सामने आप लोग राइट लगा दीजिए। धीरे धीरे इस डैश को मान्यता प्राप्त हुई लिपि। ठीक है, अब आ जाइए फिलिंग द ब्लैंक्स पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीर्घात्मा गौरवर्ण भाव्य और सुंदर शरीर वाले थे। फर्स्ट में आएगा आप लोग के का के फर्स्ट में आएगा भाव्य और सेकंड में आएगा सुंदर। ध्यान से वीडियो को देखिए सब लोग और अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करिए। खा क्या है आपका? वेदवान लोग इसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं। सेकंड में आएगा अलग अलग, खा में आएगा आप लोग का अलग अलग। गा है वे वेदों के कवि भी कहे जाते थे। गा में आएगा वेदों के कवि। घा है आपका धीरे धीरे इस लिपि को मान्यता प्राप्त हुई। मान्यता आएगा घा में आप लोग का। ड़ा है हम लुई को एक मसीहा के रूप में जानते हैं। ड़ा में आएगा आप लोग का मसीहा। अब आ जाइए सही वाक्यों के सामने सही का निशान तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। दिगार्थमा ऋषि जन्म से ही अंधे थे। रॉन्ग। उन्होंने इस बालक का नाम बिंदुसार रखा। नहीं, रॉन्ग है ये भी। प्राचीन काल में ऋषि पद प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षा का आयोजन होता था। राइट। लुई को संगीत विद्यालय में प्रवेश दिलाया। रॉन्ग।
अंध विद्यालय में दिलाया था। शिक्षा पूरी होने पर लुई वहीं अध्यापक बन गए, राइट। तो ये आप लोग की तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, ये बुक में ही रहने दिएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को मार्क करा देती हूँ आप लोग की बुक में ही। तो सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में करेंगे। ये आज आप लोग का लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली का, चैप्टर नंबर 11। यहाँ पर आप लोग का हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पहले सभी बच्चे अपना बुक में तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे देख करके। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर। तो क्वेश्चन आंसर्स को देख लीजिए। क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा है आप लोग का क्वेश्चन, दीर्घात्मा ने किस रूप और किन गुणों के कारण समाज में अपना स्थान बनाया। तो यहाँ पर आप लोग पेज नंबर 74 पर मिल जाएगा आपको। ये यहाँ डाल दिए पेज 74। अब देखिए आंसर 1, यह आप लोग का सेकंड पैराग्राफ दिया गया है। इसमें ये लिखा है, कुशार्क बुद्धि और संवेदनशील हृदय वाले लुई ने प्रथम आकर सबका मन विश्व स्थान लिया था। आंसर 1। ठीक है, आंसर 1 ध्यान से देख लिए। पेज नंबर 74 पर आप लोग को दिया गया है, ये लिखा है, मैंने जितना अंडरलाइन किया है ये आप लोग को आंसर 1 में लिखना है। अब आ जाइए आंसर 2 देखेंगे। आंसर 2 है आप लोग का, दीर्घात्मा ने कहा और कब प्रथम मंत्र पाठ किया। ये पेज 73 पे मिलेगा आपको सेकंड क्वेश्चन। तो 73 डालिए पेज और देखिए 73 पर। 73 में ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, कम उम्र के दीर्घात्मा ने अत्यंत आत्मविश्वास से स्वरचित मंत्रों का पाठ किया। ये हो गया आपका आंसर 2। ठीक है, कम उम्र के दीर्घात्मा से लेकर का पाठ किया, यहाँ तक आप लोग का क्या है, आंसर 2 है ये। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीर्घात्मा द्वारा रचित पाठित वेद मंत्र कौन सा था। तो यहाँ पर पेज 73 डालिए। 73 पर है क्वेश्चन नंबर 3 भी। ये दियागा आपको, इंद्र मिंत्र वणुगिमाहु अर्थात दिव्य, ये उनका मंत्र था। तो ये पूरा मंत्र आपको यहाँ तक लिखना है। यह है आंसर 3। ठीक है, ये आप लोग का हो गया आंसर 3। पूरा मंत्र लिखना है आपको, ये 4 लाइन का। ये आंसर 3 है, इसी के ऊपर आप लोग का आंसर 2 है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन 4 पर। तो क्वेश्चन 4 क्या है, लुई ब्रेल के पिता के बारे में बताइए। ये भी आपको पेज 74 पर मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका ये पैराग्राफ है लुई ब्रेल का, फर्स्ट पैराग्राफ। ये लिखा है, उनके पिता रैन सिमन ब्रेल बहुत गरीब थे। उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें वह घोड़े की लगाम, जानी आदि बनाते थे। यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 4। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आंसर 4 कहाँ से। उनके पिता रैन सिमन ब्रेल बहुत गरीब थे। उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें वह घोड़े की लगाम, जीन आदि बनाते थे। ये आप लोग का हो गया आंसर 4। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लुई ने कौन सी लिपि को किस प्रकार संसार में सम्मुख रखा। तो लिखेंगे, देखिए पहले इसका हमें क्वेश्चन में से ही लिखना है। लिखेंगे लुई ने कौन सी को काट दीजिए, कौन सी की जगह लिखेंगे ब्रेल। लुई ने ब्रेल लिपि को फिर किस प्रकार की जगह लिखेंगे, नेत्रहीन संसार के सम्मुख रखा। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। क्या लिखेंगे, लुई ने ब्रेल लिपि को नेत्रहीन संसार के सम्मुख रखा। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या लिखना है, लुई ने ब्रेल लिपि को नेत्रहीन संसार के सम्मुख रखा। ये आप लोग का होगा आंसर 5 कंप्लीट। यहाँ तक करने के बाद बुक में आप लोग डाल दिएगा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट।
या आपका हो गया हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखने के बाद ये कॉपी वर्क है, ठीक है। तो कॉपी में लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर सब लोग बच्चे डाल देंगे हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट, बुक में भी और कॉपी में भी। यहाँ आज आप लोग का हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पार्ट 8 को ध्यान से देखिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए। सभी बच्चे अपना हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।